Hi, welcome to Arthavidya Wealth Mantra, a step towards financial literacy. Please subscribe our channel, press like button if you want to see such kind of videos next time. आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी लेने वाला है। आज जैसे कि आपको पता होगा कि 15 ऑफ जुलाई को रिलायंस का 43rd एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है। उन्होंने उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। तो आज हम रिलायंस के बारे में जानने वाले हैं, क्या है कैसे है। ये है की हाइलाइट्स ऑफ एजीएम। जैसे कि उन्होंने बताया है कि कंपनी अपना जो O2C बिजनेस यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, जिसमें आता है रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स यूनिट उनका, वो अर्ली 2021 अगले साल के अगले अगले महीने में क्लियर कट करने वाला है, अलग अलग से कंपनी बनाने वाला है। दूसरा जो है, रिलायंस ने 51% और 49% ऐसे जॉइंट वेंचर किया है बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कंपनी है यूके का, उसके साथ में, जहाँ पे इस जिस ब्रांड के अंदर वो पेट्रोल पंप निकालने वाले ऑल ओवर इंडिया। जैसे आप सबने सुना होगा कि गूगल ने इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया हुआ है 33,737 करोड़ रुपीज फॉर 7.73% स्टेक इन जियो। ये गूगल वुड इन्वेस्ट है, यानी कि अभी तक ये इन्वेस्टमेंट आया नहीं है। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एग्रीमेंट कर दिया है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग है कि अगर आप देखा जाए तो ये जो गूगल ने जो डील किया है उसके हिसाब से जो जियो है उसका वैल्यूएशन थोड़ा डाउन हो रहा है, 4.36 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि अराउंड उसके 4-5 दिन पहले की बात है। क्वालकॉम ने 0.15% स्टेक लिया था 97 मिलियन यूएस डॉलर को, तो उसके हिसाब से 4.85 लाख करोड़ का मार्केट कैप आ रहा था। लेकिन जो गूगल ने डील किया है उसके अंदर 4.36 लाख करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है। और एक चीज़ ऐसा है कि रिलायंस ने जियो ग्लास करके इंट्रोड्यूस किया है। ये जियो ग्लास, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट भी ग्लास के ऊपर काम कर रहा है, इस तरह का कुछ ग्लास है जिसके अंदर बेसिकली 3D विजन दिखाई देगा, क्लासरूम्स में वगैरह ये इस्तेमाल हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है मुकेश अंबानी साहब ने। ही इज़ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, की उनका जो कैपिटल रेजिंग का टारगेट है वो पूरा हो चुका है एंड दे आर लुकिंग टू ऐड ओनली स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ठीक है। और ये अगला वाला चीज़ है कि उन्होंने एनसीएलटी के पास में जाके प्रपोजल देने वाले हैं कि उनका जो O2C बिजनेस है वो अलग अलग सब्सिडरी में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जियो अलग होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग होगा। इसके बाद में जो रिलायंस रिटेल है उनका, वो रिलायंस रिटेल्स के अंदर वो ग्लोबल पार्टनर्स है, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स है और इन्वेस्टर्स है, उनको इसके अंदर लेने वाला है। दूसरा एक चीज़ रिजल्ट के बारे में, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट 13.78% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हो गया है। रिटेल सेगमेंट ग्रोथ 24% है रिलायंस रिटेल का। और जो रिलायंस जो है उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूज है ARPU वो 130 रुपये है। पिछले क्वार्टर में वो 128 रुपये था, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं है। और जो रिफाइनरी बिजनेस है जिसके अंदर GRM आता है, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन, वो 8.9 डॉलर्स USD पर बैरल हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 9.20 बैरल्स था। ये अगला स्लाइड जो है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में है, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख रहे हो कि जैसे कि लास्ट ईयर 6.25 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ था, टोटल सेल हुआ था। ये साल में 6.59 लाख का हुआ है। और लास्ट ईयर EBITDA था 92.656 थाउजेंड करोड़। और इस टाइम फर्स्ट इंडियन कंपनी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो जिसने EBITDA जो है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है। ये साल में 1,02,280 करोड़ का EBITDA है। कैश प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, 71,000 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट जो है वो 44,324 करोड़ है, पिछले साल वही 39,000 था, बढ़ोतरी हुई है। देन टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट जो है वो भी बढ़ा हुआ है, जिसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, अराउंड दूना हो चुका है टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट जो आता है। मेरे ख्याल से ये जियो का जो वैल्यूएशन है उन्होंने ऐड किया हुआ है। ग्रॉस डेप्ट जो था वो गए साल 2.62 लाख का था, ये साल में 3.36 है। लेकिन नेट डेप्ट जो है वो 2.87 लाख करोड़ के ऊपर है। ओवरऑल जो बिजनेस है रिलायंस के, जिसके अंदर मैं वही सोच रहा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज
टेलीकॉम कंपनी है या रिटेल कंपनी है या पेट्रोकेमिकल कंपनी या रिफाइनिंग की बिजनेस है। तो ये जो स्लाइड है आपके उसके ऊपर क्लियर होकर कट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि रिलायंस का टोटल 6 बिजनेस है, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसको 4 ही सेगमेंट में आता है। वो है, पहला तो है रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, सेकेंड वन है एज पर रेवेन्यू वो है रिटेल, उसके बाद में नंबर आता है पेट्रोकेमिकल, उसके बाद में आता है डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो। लेकिन अगर आप देख पाओगे तो रिफाइनिंग और मार्केटिंग जो है उसके अंदर 3,87,000 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन अर्निंग जो है वो 24,000 करोड़ है। उसके बाद में आता है रिटेल, रिटेल के अंदर 1,62,000 का करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन अर्निंग्स खाली आता है 9,654 करोड़ का। उसके बाद में रेवेन्यू वाइज नंबर लगता है पेट्रोकेमिकल का, जिसके अंदर 1.45 टू 64 करोड़ 1.45 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग जो है वो 30,000 करोड़ से काफ़ी इंप्रेसिव है कंपेयर टू रिफाइनिंग और रिटेल। और इसके बाद में आता है डिजिटल सर्विसेज, ये यहाँ पे मेन की पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। यहाँ के जियो के अंदर जो रेवेन्यू है टोटली वो 68,462 करोड़ का है, लेकिन उसका अर्निंग जो है वो है 22,517 करोड़ का, यानी कि 30% ईबिटा मार्जिन है। बाकी बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा ईबिटा मार्जिन डिजिटल सर्विसेज के अंदर रिलायंस को मिल रहा है। ये रेवेन्यू मिक्स है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 50% जो रेवेन्यू है, मोर देन 50% वो रिफाइनरी मार्केट से आता है, उसके बाद में रिटेल से आता है, और फिर पेट्रोकेमिकल्स के उसके बाद में नंबर आता है रिलायंस डिजिटल का यानी कि रिलायंस जियो का। रेवेन्यू वाइज हम बात करेंगे सबसे पहले रिफाइनरी और मार्केटिंग का। रिफाइनरी मार्जिन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो कम हो गया है, लेकिन कंपेयर टू जो रीजनल मार्जिन है, सिंगापुर जो कॉम्प्लेक्स का जो मार्जिन आता है यानी कि एशियन मार्जिन जो है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है। लेकिन जो रिलायंस का लास्ट ईयर का जो मार्जिन था वो 9.2 था, ये साल में वो थोड़ा कम हो गया है, 8.92% आया है। यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू के अंदर 1.6% का फॉल हुआ है। लास्ट ईयर 3.93 लाख करोड़ का टर्न हुआ था, ये साल में 3.87 लाख करोड़ का टर्न हुआ है। EBITDA भी 26,050 करोड़ से फॉल होके 24,461 करोड़ आया है। अराउंड EBITDA मार्जिन के अंदर 6.1% का फॉल है, और EBITDA मार्जिन जो है वो 6.6% मार्जिन से 6.3% मार्जिन पे, यानी कि जो रेवेन्यू है, EBITDA मार्जिन एंड EBITDA दोनों के अंदर फॉल हुआ है। देखा जाए अगर आप ये ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन जो बोलते हैं, यानी कि जो रिफाइनरी मार्जिन है और परफॉर्मेंस लास्ट 10 है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू जो है वो 2016-17 के बाद में काफ़ी अच्छे से बढ़ा था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये साल में कुछ कम हुआ है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि उनका जो रिफाइनरी बिजनेस है वो मार्च महीने में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, जिस महीने में लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था इंडिया के अंदर। तो अगर मार्च महीने के कारण अगर उनका इतना इम्पैक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि अप्रैल और मई के अंदर तो पूरा लॉकडाउन था, तो ये जो आने वाला क्वार्टर है रिफाइनरी बिजनेस का, उसके अंदर ज़्यादा कुछ उम्मीद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत खराब रिजल्ट आएंगे रिफाइनरी बिजनेस के, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं रिटेल सेगमेंट के पास में। रिटेल सेगमेंट है, रिटेल सेगमेंट का अपने पास जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिख रहा है कि लास्ट ईयर 1.30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया था, लेकिन ये साल में 24% ग्रोथ हुआ है, उसके अंदर 1.62 लाख का रेवेन्यू आया है। और जो इबिटा जो है उसके अंदर जो लास्ट ईयर 6,201 करोड़ का था, वो ये साल में 55% जंप हुआ है, 9654 करोड़ उनको आया है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। इबिटा मार्जिन भी 5.3 से बढ़कर 6.6% हो गया है, काफी अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है रिलायंस रिटेल ने भी। और मार्जिन के अंदर भी काफी अच्छी बढ़ोतरी आई हुई है, कम से कम 30% बढ़ोतरी आई हुई है, जो कि काफी अच्छा सेगमेंट है। ये जो आने वाला अगले वाला स्लाइड है, जिसके अंदर अपने को रेवेन्यू मिक्स दिख रहा है रिटेल बिजनेस का, यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है, फैशन लाइफस्टाइल में कितना है, ग्रोसरी में कितना है, कनेक्टिविटी में कितना है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि कनेक्टिविटी जो बिजनेस है उसके अंदर काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, और ग्रोसरी जो सेगमेंट है यानी कि रिलायंस फ्रेश और रिलायंस स्मार्ट, इसके अंदर भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। रिलायंस स्मार्ट के अंदर अराउंड 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और कनेक्टिविटी के अंदर 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है।
उसके बाद में हम चलते हैं पेट्रोकेमिकल बिजनेस के बारे में। पेट्रोकेमिकल जो बिजनेस है उसके अंदर फाइनेंशियल और ऑपरेशन परफॉर्मेंस आप अपना देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट ईयर 1.72 लाख का टर्न हुआ था उसके सामने यहाँ पे 1.45 लाख का टर्न हुआ है। और जो इबिटा जो था वो 32.394। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग किया हुआ है। ये एक्चुअली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो ये जो है ये आपका हेड है, ये शोल्डर है और ये भी शोल्डर है। इसका ब्रेकआउट यहाँ पे इसके ऊपर 1620 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया है। इसका टारगेट अराउंड 2120 और 2395 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। अगर हम देखें जाए तो इसका टारगेट जो है अराउंड 2395 के आसपास या 2110 के आसपास आ रहा है। अगर हम इसी चार्ट को अगर हम वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें एक जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे दिख सकती है। आप क्लियर कट देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी, ये सपोर्ट लाइन, ये ट्रेंड लाइन लाइन पे ऊपर सपोर्ट लेके चल रहा है रिलायंस कंटिन्यूसली ऊपर। और अगर ये लाइन अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये वाला, ये कैंडल जो है इसे हम डोजी कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। इसका मतलब आता है कि ये हाईली इनडिसीजन है, यानी कि आने वाले समय में ये ऊपर भी नहीं जा सकता नीचे भी नहीं आता। अगर इसका हाई अगर ब्रेक होता है, मान लो इसका जो हाई है ये 1978 का हाई है और जो लो है वो है 1798 का। तो अगर ये 1978 के ऊपर जाता है तो आप तेजी कर सकते हो, इसके अंदर खरीदी खरीदी कर सकते हो। अगर ये लो ब्रेक होता है 1798 का तो आप सेलिंग कर सकते हो इसके अंदर। और देखा जाए तो जो रिटर्न्स है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट इसमें आएगा। जैसे कि रिलायंस जियो का न्यूज़ है, रिलायंस जियो डीमर्ज करने वाला है, उसके बाद में ही इसके अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन फिलहाल अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेवल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में फ्यूचर जहाँ पे रिटेल बिजनेस इकट्ठा है, जियो का बिजनेस इकट्ठा है, फिर पेट्रोकेमिकल उसके अंदर है, रिफाइनरी उसके अंदर है, तो ये लेवल पे तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा कुछ ये नहीं। बिकॉज ये कैंडल जो है ये हाईली इंडिसीजन वाला कैंडल है, डोजी है, और ये वीक ऑन वीक बेसिस पे आया है, जहाँ पे खा बहुत सारा कन्फ्यूजन बता रहा है कि आने वाले समय में अगर इसके हाई के ऊपर जाता है या लो के ऊपर जाता है तभी आपने को तेजी या मंदी दिखाई देगी। मेरे हिसाब से जो कोई भी इन्वेस्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, उसने वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस लेवल पे, और वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो लोगों ने जो कंपनी अच्छा है टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है अगर उन्होंने लिया है तो उन लोगों ने एक बार यहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जियो अलग होने वाला है। अलग होने के बाद में आप जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ये कंपनी के अंदर रिलायंस रिटेल है, रिलायंस रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, जियो है, कम से कम 6 कंपनीज है जिसमें से 3 कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मुझे पूछता है कि क्या करना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कि जिसने भी नीचे के लेवल पे बाइंग किया है उसने प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। जिनको एंट्री करनी है फ्रेश एंट्री, उन्होंने एंट्री नहीं करनी चाहिए और उन्होंने वेटिंग करना चाहिए कि आने वाले समय में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट आएगा और जो डीमर्जर होगा उसके बाद में उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, जैसे जैसे कि जियो है या रिलायंस इंडस्ट्रीज है या रिलायंस रिफाइनरी है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कुछ आपको ऐसे ही कुछ वीडियो देखने की अगर इच्छा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर।